हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज हम लोग जीएसटी का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क समझेंगे। अगर आप व्यवसायी हैं या प्रोफेशनल हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग 15 से 20 मिनट में जीएसटी का एक समराइज फॉर्म समझेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये 5 चीजें कवर करेंगे। कोर डेफिनेशन कवर करेंगे हम लोग, गुड्स एंड सर्विस का। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जीएसटी में रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम क्या है, इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या कंसेप्ट है, और रियल टाइम रिटर्न फ्लो चार्ट हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग होता है। और इसके अलावा हम लोग कुछ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट कोर चेक पॉइंट को देखेंगे कि क्या क्या जीएसटी में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पार्ट को देखते हैं। गुड्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में बताया गया है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। गुड्स मींस एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर कोई पौधा जमीन से लगा हुआ है लेकिन उसका एग्रीमेंट हो चुका है कि हम उसको सप्लाई करेंगे, तो वो भी गुड्स के मीनिंग में आता है। लेकिन दो महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना है, मनी और सिक्योरिटी। मनी और सिक्योरिटी को हम लोग गुड्स के मीनिंग में नहीं कवर करते हैं। यही कारण है कि आप लोग देखते हैं कि शेयर मार्केट में एक भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। केवल जो शेयर मार्केट से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं उन पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है। आप देखते होंगे लोग फॉरेक्स में डील करते हैं, फॉरेक्स पे किसी प्रकार के कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। केवल जो फॉरेक्स से रिलेटेड सर्विस होता है उन्हीं पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है। वो केवल और केवल इसी डेफिनेशन के कारण, क्योंकि डेफिनेशन से ही हम मनी और सिक्योरिटी को बाहर कर दिए हैं कि मनी और सिक्योरिटी गुड्स नहीं है। तो हमें यह समझना है कि क्या ये सर्विस है। अगर गुड्स नहीं है तो हम लोग सर्विस का डेफिनेशन समझ लेते हैं। एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, सर्विस के डेफिनेशन से भी मनी और सिक्योरिटी को बाहर कर दिया गया है। तो इसका मतलब यह है कि मनी और सिक्योरिटी पे तो जीएसटी कभी नहीं लगेगा। दूसरा चीज, जो गुड्स नहीं है, सर्विस के डेफिनेशन को हम लोग निगेटिव डेफिनेशन कहते हैं कि जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तो सर्विस जैसे एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, सर्विस में जैसे कंसल्टेंसी सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये सब सर्विस है। तो हम लोग गुड्स और सर्विस को देख लिए को क्या गुड्स होगा और क्या सर्विस होगा, जिसका हमने डिटेल एक डायग्राम बना रखा है। और इसका डेफिनेशन हमने दे लिया है कि हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, इसमें एक्शनेबल क्लेम और बाकी चीजें कवर होंगी। सर्विस जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया कि कंसल्टेंसी सर्विस, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और रेंटिंग सर्विस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग समझते हैं। रेगुलर स्कीम क्या है और कंपोजिशन स्कीम क्या है। रेगुलर स्कीम मींस जिसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, हम मंथली रिटर्न फाइल करेंगे। और कंपोजिशन स्कीम क्या है? कंपोजिशन स्कीम कुछ ही व्यापारियों के लिए है, क्योंकि इसमें क्या कंडीशन रहता है कि आपको लेस कंप्लायंस है, लेकिन ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंपोजिशन स्कीम किसके लिए अवेलेबल है। सब जिनका गुड्स या रेस्टोरेंट के केस में बताया गया है, तो गुड्स एंड सर्विस के केस में जिनका टर्नओवर 1.5 CR तक है, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट में 75 लाख तक का है, उस केस में ही आप ये जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? तो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर के केस में आप अपने कंप्लीट टर्नओवर का 1% टैक्स देके लेस कंप्लायंस में आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसका जो क्वार्टरली रिटर्न जाता है वो CMP 08 फाइल होता है, और एक बार हम लोग एनुअली इसमें GSTR 4 फाइल करते हैं, जिसको हम लोग एनुअल रिटर्न कहते हैं। तो इसमें आपने क्या समझा कि कंपोजिशन स्कीम के केस में केवल और केवल हमको 4 क्वार्टरली और 1 एनुअली मतलब 5 रिटर्न फाइल करना है। इसलिए इसको कहा जाता है कि लेस कंप्लायंस बर्डन है ये। इसके अलावा हम रेगुलर स्कीम को डिस्कस करते हैं। तो रेगुलर स्कीम क्या है? रेगुलर स्कीम ऑप्शनल नहीं है, रेगुलर स्कीम ही जीएसटी का मुख्य थीम है।
कि हम जीएसटी को कैसे रन कराएंगे। तो रेगुलर स्कीम में हम लोग क्या करते हैं, हम टैक्स इनवॉइस रेज करते हैं, हम नॉर्मल जीएसटी रेट से टैक्स कलेक्ट करते हैं, इसके बाद से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। इसमें हम लोग मेनली 2 रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी R1 और जीएसटी R3B, जिसको हम लोग अभी जीएसटी रिटर्न के फ्लो चार्ट में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट आइए हम लोग देख लेते हैं आईटीसी। आईटीसी क्या है, फाइनेंशियल इंजन है। महत्वपूर्ण रूप से जीएसटी को चलाने का जो सबसे मुख्य पार्ट है वो है आईटीसी। अब ये आईटीसी क्या है, तो जो भी हम लोग इनपुट खरीद रहे हैं, मींस जो कुछ भी हम अपने व्यवसाय के लिए परचेज कर रहे हैं, उसमें जो कुछ भी हम टैक्स पे करके आ रहे हैं वो टैक्स हमारे लिए इनपुट टैक्स है, और उसका हम लोग क्रेडिट लेंगे अपने आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए। तो उसमें हम लोग क्रेडिट कैसे लेंगे, तो उसके लिए 4 गोल्डन कंडीशन बताया गया है। क्या क्या 4 गोल्डन कंडीशन है कि हमारे पास उस परचेज का इनवॉइस होना चाहिए, उस गुड्स का हमारे पास पोजेशन होना चाहिए, सप्लायर कंप्लायंस में देख लीजिए कि आपके सप्लायर ने टैक्स सरकार को जमा कर दिया हो, और रिटर्न उसने समय से फाइल कर दिया हो। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होता है तो उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। एक इसमें सेक्शन है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, जिसको हम लोग ब्लॉक क्रेडिट कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनमें ये सभी कंडीशन फुलफिल होने के बाद भी आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। जैसे मोटर कार जो 13 सीटर से कम कैपेसिटी की है, इसके अलावा बाइक, स्कूटी, 3 व्हीलर, इसमें आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं अनलेस और अनटिल इसके आप सप्लायर ना हो। मींस अगर आप कार के सप्लायर हैं तब तो आप आईटीसी ले सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए जनरल गुड्स हुआ। लेकिन अगर आप अपने कंजम्पशन के लिए कार खरीद रहे हैं या अपने बिजनेस यूज में भी कार खरीद रहे हैं, तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी 13 सीटर से कम है तो। इसके अलावा एम्प्लॉय के लिए अगर कोई कार या व्हीकल खरीद रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। फूड, बिवरेजेज, आउटडोर कैटरिंग, जिम मेंबरशिप, इन सब का आप बेनिफिट आईटीसी का नहीं ले सकते हैं। कोई माल चोरी हो गया, खराब हो गया या फ्री सैंपल बांट दिए, तो इस केस में भी उस गुड्स का आईटीसी आप नहीं ले सकते हैं, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो हम लोग समझते हैं फ्लो चार्ट। जनरली छोटे व्यवसायियों के लिए या कोई भी व्यवसायिक वर्ग है या प्रोफेशनल है, उसके लिए फ्लो चार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर जीएसटी काम कैसे करता है। तो अगर हम किसी से कुछ भी खरीद रहे हैं, अगर मैं व्यवसायी हूं और किसी दूसरे व्यवसायी से मैं कोई गुड्स खरीद रहा हूं सेल करने के लिए, या अपने व्यवसाय में कोई कैपिटल गुड्स खरीद रहा हूं यूज करने के लिए, तो उस केस में हमें अपने बुक्स में आईटीसी को कैसे दिखाना है और कैसे हमें देखना है कि हमें आईटीसी मिला कि नहीं मिला। तो इस फ्लो चार्ट को समझते हैं और उसके बाद से इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या है कि अगर कोई भी गुड्स सप्लायर बेचेगा तो वो अपने वहां जीएसटी R1 फाइल करता है, और जीएसटी R1 फाइल करने के साथ ही जो रेसिपिएंट है इस गुड्स का, उसके वहां आईएमएस में ये दिखने लगेगा। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है पोर्टल पे, जिसमें ये दिखने लगेगा। अब इसमें उस रेसिपिएंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे या पेंडिंग में रख दे। मींस अगर गलती से सप्लायर ने कोई बिल ऐसा चढ़ा दिया है जो मेरा नहीं है तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूं, अगर मेरा है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। जो मैं इस बिल को एक्सेप्ट करूंगा ये हमारे 2B में आ जाएगा, और 2B में आने के बाद से जो भी एलिजिबल आईटीसी है वो 3B में ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान रखना है, सप्लायर अपलोड करेगा, हमारे आईएमएस में आएगा, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में, वहां से जाके हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। अगर जो भी बिल हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हमारे 2B में आ जाएगा, और वो हमारे लिए एलिजिबल आईटीसी रहेगा जिसको हम लोग क्लेम कर सकते हैं। अब उसके बाद से हम लोग जो जीएसटी R1 फाइल किया है सप्लायर, उसी तरह से मेरे केस में भी जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उसके लिए मैं जीएसटी R1 फाइल करूंगा, और वो हमारे ऑटो 3B में पॉपुलेट होके आएगा, और जो मेरा आउटवर्ड सप्लाई रहेगा और जो मेरा इनवर्ड सप्लाई रहेगा, दोनों को एडजस्ट करते हुए जो भी हमारा आउटपुट टैक्स बनेगा उसको हमें 3B के माध्यम से पे कर देना है। इसमें 1-2 ऑप्शन है जो मैं आपको बता देता हूं।
एक क्यूआरएमपी स्कीम है, रेगुलर स्कीम में एक क्यूआरएमपी स्कीम है। क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी इस प्रोसेस में बन रहा है उसको आपको मंथली पे कर देना है, लेकिन रिटर्न आपको क्वार्टरली डालना है। ये जो सुविधा है ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस केस में भी आपको क्वार्टरली GSTR1 और 3B फाइल करना है। एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आपका B2B सप्लाई है, अगर बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई है, तो उस केस में एक फैसिलिटी दिया गया है GSTR1 में कि अगर IFF के माध्यम से आप अपना बिल अपलोड कर सकते हैं GSTR1 में, जो जिसके कारण दूसरे पार्टी को इसका ITC मिल सकता है, और रिटर्न जो है वो GSTR1 क्वार्टरली जाएगा और उसी के बेस पे हमारा GSTR3 भी जाएगा, जो इस प्रोसेस में ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। अब व्यवसायी के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, जनरली हम लोग देखते हैं जो भी सरकारी बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, लाइक जो PMEGP स्कीम का बेनिफिट उठा रहे हैं, जो PMFME का है, या जो भी उद्योग विभाग के जो भी स्कीम्स हैं, उसमें जनरली क्या होता है, और इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चीज को। अगर हम कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं या अगर हम कोई मशीन परचेज कर रहे हैं, ध्यान रखना है, अगर हम कोई भी मशीन किसी भी सप्लायर से परचेज कर रहे हैं, अगर हमारा 1 लाख रुपए का मशीनरी है, उसमें 18% का GST है, 18,000 रुपया, टोटल हमारा इनवॉइस वैल्यू 1,18,000 रुपया है, तो ध्यान रखना है कि हमको जब भी सप्लायर को, जो मशीनरी सप्लायर है उसको जब भी पेमेंट करना है तो हमें 1 लाख रुपया इनिशियली पे करना है। हमको इनिशियली उसको 1 लाख रुपया ही पे करना है, और बाकी जो 18,000 रुपया जो GST का फिगर है, इसको हम तब पे करेंगे जब ये 18,000 हमारे GSTR 2B में दिखने लगेगा। मतलब वो अपना GSTR1 फाइल कर दे, हमारे वहां जब 2B में ये फिगर रिफ्लेक्ट करने लगेगा ये बिल, तब हमको 18,000 रुपया देना है। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हम एक बार 1,18,000 रुपया उसको पेमेंट कर दिए, उसको मर्जी हो तो बिल चढ़ाया, मर्जी हो तो नहीं चढ़ाया, उस केस में आपका बुक्स ऑफ अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में आपके ऊपर इस 18,000 के लिए लायबिलिटी रेज हो जाए, क्योंकि आप तो बिल के बेस पे ITC क्लेम कर लेंगे और वो अगर बिल अपलोड नहीं करेगा तो वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिसके कारण नोटिस आने की भी संभावना है। तो ध्यान रखना है, आप किसी भी ऐसे सप्लायर से कोई भी मशीनरी न खरीदे जो समय से अपना रिटर्न फाइल नहीं करता हो और समय से आपका बिल अपलोड नहीं करता हो, यह ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसको समझना है। ई इनवॉइसिंग GST में है, जिनका 5 CR से ऊपर टर्नओवर हो जा रहा है, मींस जो भी टैक्स पेयर, जो भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है तो उस केस में उनको ई इनवॉइसिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ई इनवॉइस उनके लिए मैंडेटरी है। अगर 50,000 से ज्यादा का अगर गुड्स मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में आपके लिए ई-वे बिल मैंडेटरी है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये भी एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है, ध्यान रखना है। जनरली GST स्कीम में फॉरवर्ड चार्ज का प्रावधान है, मींस सप्लायर टैक्स कलेक्ट करेगा और वो गवर्नमेंट को जमा करेगा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस इसमें गवर्नमेंट को लगता है कि टैक्स इवेजन हो सकता है या टैक्स लीकेज आ सकता है, उस केस में गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम इंट्रोड्यूस किया जिसमें रेसिपिएंट को टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी है। लाइक अगर आप एडवोकेट की सर्विस ले रहे हैं तो उस केस में रेसिपिएंट को GST जमा करने की जिम्मेदारी है, या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस अगर कोई ले रहे हैं तो उस केस में भी रेसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस करके रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हम लोगों ने मोटा मोटी GST को कंप्लीट समझा, गुड्स किसको कहते हैं, सर्विस किसको कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, रेगुलर स्कीम क्या है, उसके अलावा हम लोगों ने ITC समझा और डिटेल फ्लो चार्ट समझा कि GST में हम लोग रिटर्न कैसे फाइल करते हैं
और कैसे हम टैक्स चोरी से बच सकते हैं या कैसे हम ऐसे सप्लायर से बच सकते हैं जो हमारा बिल अपलोड नहीं करते हैं, उसमें हमें कौन कौन सा प्रिकॉशन रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और अगर किसी प्रकार का इस वीडियो में कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।